Hello everyone, welcome my channel EVS NET Academy. Today I am going to discuss about climate change. This is very important topic exam point of view. We have discussed about in this video what is the mitigation and adaptation strategy for climate change and how to implement it, and also we discuss about net zero emission in this video. So we have discussed about one by one all these terms. So without any further delay, let's start today's topic. Firstly, we know that what is climate. क्लाइमेट क्या है, उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। पहले वेदर के बारे में जानेंगे, फिर क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। ठीक है, तो वेदर क्या होता है। वेदर एक किसी भी पार्टिकुलर रीजन का एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जो कुछ पल के लिए हो सकता है, कुछ आवर के लिए या तो कुछ डे के लिए। अगर बारिश आज हो रही है तो कल भी हो सकती है, कुछ दिन के लिए बारिश हो सकती है। सनी मौसम आज भी है, सनी डे, तो कल भी सनी डे कुछ आवर के लिए 2 घंटे के लिए भी हो सकती है, या क्लाउडी वेदर 2-3 घंटे के लिए भी हो सकती है। तो कुछ शॉर्ट टर्म कुछ घंटों और कुछ दिनों के लिए होता है वेदर, जिसे हम वेदर कंसीडर करते हैं। अगर बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट किसी भी पार्टिकुलर रीजन का अगर देखा जाए तो 20 से 30 सालों तक, उससे भी अधिक सालों तक वहाँ का वेदर सेम रहा हो। अगर किसी भी रीजन का वेदर 20 से 30 सालों तक कोल्ड ही रहा हो तो उसे हम क्लाइमेट कंसीडर करते हैं, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है कोल्ड क्लाइमेट है। अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया का अगर 20 से 30 सालों में ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि यहाँ का जो वेदर है मानसून है। कैसे मानसून मानसून वेदर का कहेंगे, इंडिया का जो वेदर मानसून क्यों है, तो इंडिया में 20 से 30 सालों से उससे भी अधिक सालों में ये ऑब्जर्व किया गया कि इंडिया के कोई भी रीजन में कहीं ना कहीं बारिश कंटिन्यू होती रहती है, इसीलिए इसे हम कंसीडर करते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। ओके, तो बात करते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो मेन रीजन है वो क्या क्या है। मेन रीजन तो हम ही लोग हैं, ह्यूमन ही है। कोई भी अगर यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, कुछ भी कोई भी जिससे इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे हम लोग हैं। हम लोग ही ने क्लाइमेट चेंज ये वर्ड इंट्रोड्यूस्ड किया है और इसे लेकर आए हैं। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, बर्निंग और फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो सी का जो लेवल है वो राइज हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के कोस्टल सिटीज़ के लोग हैं वहाँ थ्रेटन कंडीशन में जा रहे हैं। कहीं हरिकेन देखने को मिल रहा है, वाइल्ड फायर, फ्लड, ड्रॉट जैसे कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। ये ग्लोबली हो रहा है, ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया का बात करें, पूरे वर्ल्ड में ये जो प्रॉब्लम है फेस की हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, तो बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से मेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड 65% इमिशन हो रहा है बर्निंग और फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, सीमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री से। मीथेन का जो 16% जो मीथेन का जो इमिशन हो रहा है कहाँ से हो रहा है, एग्रीकल्चर, पैडी फील्ड धान की खेत से, कैटल रूमिकेंट से, लैंडफिल, नेचुरल गैस प्रोडक्शन से भी मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो 6% नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो इमिशन हो रहा है कहाँ से, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल, कंबस्टन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन हो रहा है। जितने भी हम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, डिओड्रेंट यूज करते हैं, वहाँ से भी आपका एफ गैसेज इमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखने को आपको इन्वायरमेंट में मिल रहा है। तो जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती क्या है। सन हमारा क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से जो
रे आती है अर्थ पे, वो आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो अर्थ का जो मिनिमम जो एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है। शॉर्ट वेव जो रेडिएशन आती है अर्थ पे, वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसके बदले अर्थ क्या करती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करती है एटमॉस्फेयर में, जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड, जो जिसे हम हीटिंग रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर को हीटिंग का काम करती है, जिससे जो नेचुरली प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है एटमॉस्फेयर में, किसको, इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रीन हाउस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एटमॉस्फेयर क्या हो जाती है, नेचुरल हीटिंग, वार्म हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री की वजह से, बर्निंग और फॉसिल फ्यूल की वजह से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल नेचुरली प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस, वो क्या होता है, ये सारी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, बर्निंग और फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस का नॉर्मल कंसंट्रेशन से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस मोर हीट जनरेट करता है, रिटेन करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आपको देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में। ग्लोबल वार्मिंग वही जो है क्या, जो ग्रीन हाउस गैस अपना जो कंसंट्रेशन है हीट इन नॉर्मल कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग समस्या आपको देखने को मिलता है। ओके, तो यही मैं यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में आपको बताई हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग कॉस्ट करती है ह्यूमन एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द टेम्परेचर एवरेज ऑफ द प्लानेट ड्यू टू द इमिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैस टू ए लार्ज एक्सटेंट। आप इसको स्टार्ट को पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं नेट जीरो। नेट जीरो क्या होता है, नेट जीरो, मान लीजिए कोई कंपनी है ABCD, उन्होंने 80% गैस को, CO2 को एटमॉस्फेयर में इमिट आउट कर दिए, और क्या किया, उसके बदले सेम कंपनी क्या किया, एक लैंड लिया, लैंड को एक्वायर किया, वहाँ आर्टिफिशियल कार्बन सिंक बनाया, और जिससे जितनी 75% CO2 उन्होंने इंडस्ट्री से, अदर एक्टिविटी से एटमॉस्फेयर में इमिट आउट किए हैं, वो 75% कार्बन सिंक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो क्या हुआ, जितना परसेंटेज हमने इमिट आउट किए, उतना ही परसेंटेज रिड्यूस किए थ्रू कार्बन सिंक। इसे कहते हैं नेट जीरो। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब बात करें तो अगर कंट्री में कोई पूछे आपसे कि कार्बन न्यूट्रल फर्स्ट कंट्री कौन सा है, तो भूटान है, जो जितना वो कार्बन का इमिशन करता है उतना वो एब्जॉर्ब, रिड्यूस भी करता है। यही भूटान जो है सबसे पहले कार्बन निगेटिव कंट्री बना है पूरे वर्ल्ड का। भूटान, याद रखेंगे, वो जितना CO2 इमिट आउट कर रहा है उतना वो रिड्यूस भी कर रहा है। तो नेट जीरो का जो की एस्पेक्ट है, नेट जीरो में क्या क्या है, रिड्यूसिंग इमिशन को तो कम करना ही है, कार्बन रिमूवल स्ट्रेटजी लाना है, टेक्निक इंक्लूड करना है, टाइमलाइन सेट करना है। जैसे इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो इमिशन का, नेट जीरो इमिशन अचीव करने का 2070 है, और चाइना 2060 टारगेट सेट किया, USA की बात करिए तो 2050। इस तरह से हर कंट्री ने अपने अपने टारगेट सेट किए हैं नेट जीरो इमिशन को अचीव करने के लिए। ओके, चैलेंजेज है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। नेट जीरो इमिशन का तो यही मेन टारगेट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एनर्जी इफ़िशेंसी मेजर होते क्या है, कि हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को कम से कम कंजप्शन करना और रिड्यूस करना एनर्जी के कंजप्शन को, क्योंकि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से यूज कर रहे हैं हम लोग, कोल, नॉन फॉसिल फ्यूल से यूज कर रहे हैं, और नॉन फॉसिल फ्यूल एक बार जब ख़त्म हो जाए दोबारा वो बनाया नहीं जा सकता है, और नॉन फॉसिल फ्यूल कोल से हमें क्या होता है, इन्वायरमेंट पे नेगेटिव असर देखने को मिलता है, और इस वजह से हमें क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसे
कम से कम यूज करने का, कंजप्शन करने की सोचना है उसके बारे में। इसके लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी? एनर्जी ऑडिट करना होगा, जो हमारा पुराने लाइटिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करना होगा। अगर हम एसी खरीदने जाते हैं, रेफ्रिजरेट खरीदने जाते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो, वैसे हम लोग एसी रेफ्रिजरेटर खरीदें, वैसे लाइट का यूज करें जिससे बहुत कम सी एनर्जी का कंजप्शन हो। ओके, जैसे 5 स्टार देख कर एसी खरीदे, इस तरह से हम लोग एनर्जी कंजम्पशन जिससे बहुत कम हो सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खर्च हो, वैसे हम लोग अप्लायंसेज का यूज करना है। हमें इंसुलेट एंड सील देख कर यूज करना है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, डिपेंड करना है। जो भी एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज इक्विपमेंट का यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। लोगों को भी अवेयर करना है, खुद तो अवेयर होना ही है, और साथ में आपके जो वर्कर है उसको भी एजुकेट करना है, एम्प्लॉई है, कि किस तरह से हमें कम से कम एनर्जी का यूज कर सकते हैं। मॉनिटर करना है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सामान, इक्विपमेंट, अप्लायंसेज है, उसको टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहना है कि एनर्जी ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। अगर अगर पुराना हो चुका है तो उसको अपग्रेड करना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर एफिशिएंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, और रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम घर से बाहर निकले तो क्या कर, लाइट को ऑफ करके रखें। चार्ज अगर नहीं हो रहा है तो प्लगिंग को उसको निकाल दे। इस तरह से भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं। तो हमें कौन सी सॉल्यूशन, स्ट्रेटजी, अप्रोच, हमें क्या करना है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करने के लिए, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना है। तो वही सेम बात मैं बताऊंगी कि हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे कम डिपेंड रहना है, कंपेयर टू रिन्यूएबल पे हमें ज़्यादा डिपेंड रहना है। ठीक है, फेज आउट करना है हमें फॉसिल फ्यूल का, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमें ज़्यादा डिपेंड रहना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लाना है अपने लाइफ में, इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी का यूज करना है। हम लोग पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल को ना लेकर हम लोग क्या लें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज करें, जिससे पेट्रोल डीजल का कम खर्च होगा, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, और नॉन फॉसिल फ्यूल पे हम लोग जो डिपेंडेंट है उससे उसका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना है, रोक लगाना है डिफॉरेस्टेशन पे। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो CO2 इंक्रीज होगा, तो फिर ये अर्थ ही नहीं बच पाएगी। तो हमें डिफॉरेस्टेशन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए, आप लगाया, अपने आसपास को भी अवेयर करें कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस मीट कंजप्शन का कम यूज करना चाहिए, मोर प्लांट बेस्ड, जितना आप प्लांट बेस्ड डाइट खाओगे आपके लिए हेल्दी उतना अच्छा रहेगा। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करने का अपने हाथ में है। हम लोग अवेयर होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ खुद कम हो जाएगा। ओके, और जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग को आने वाले फ्यूचर को भी लाइफ देना है तो हम लोग आज से, अभी से क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने की खुद से डिसाइड करना होगा कि हमें किस तरह से काम करना, अपने लाइफ को चेंज करें कि हम क्लाइमेट चेंज को भी हम लोग खुद को रिड्यूस कर सकें। आसपास को भी, अगर आप अवेयर हो चुके हो किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करना है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज रिड्यूस हो सके, तो आप भी आसपास को भी अवेयर करो। ऐसा नहीं कि दिस इज ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा कोई भी काम करते हो, ऐसे मत सोचो कि ये हमारा सिलेबस है, इसको पढ़कर एग्जाम पास हो जाएंगे। इट इज़ नॉट ए जस्ट ए सिलेबस, दिस इज़ योर लाइफ चेंजिंग। अगर आप इसको चेंज करते हो, अपने लाइफ में चेंजिंग लाना चाहते हो, आप इन्वायरमेंट के बारे में थोड़े से भी आप सीरियस हो, तो आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए और अपने लाइफ में इसे अप्लाई कीजिए। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपके सारे कमेंट को, जो भी डाउट है मैं उसको ट्राई करूँगी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।